एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का बायोलॉजी का माइक्रो सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी जो कहीं पर 12th क्लास करते हैं वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ हो या किसी कारण से उनका क्लास छूट गया हो, अगर वो चाहते हैं कि एक वीडियो में हम पूरा लेसन या पूरा 12th क्लास का 16 लेसन को कंप्लीट करें, तो उसके लिए एक माइक्रो बनाया गया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम इसको बढ़िया से समझेंगे अच्छे से। इसमें 1 से लेकर 16 लेसन तक टोटल का टोटल क्वेश्चन इसमें डाला गया है। अगर किसी को माइक्रो चाहिए तो वह व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट पर लिख देंगे तो उनको माइक्रो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला लेसन का नाम है जीवों में जनन। और जीवों में जनन का पहला क्वेश्चन है कि जनन क्या है। पहला क्वेश्चन है जनन क्या है। जनन का डिफिनेशन होता है कि जब कोई जीव अपने या अपने जैसा जीव का निर्माण करता है। जब कोई जीव अपने या अपने जैसा जीव का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, जनन के प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या बोलेंगे कि जब दो जीव या 2 जनन कोशिका, 2 जीव में एक नर एक मादा और जनन कोशिका में अंडाणु और शुक्राणु आपस में बिना मिले नए जीव का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। यानी कि जब 2 जीव नर या मादा या 2 जनन कोशिका अंडाणु या शुक्राणु आपस में बिना मिले अगर नया जीव बन जा रहा है तो उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा है लैंगिक जनन। तो बस दोनों के डिफिनेशन सेम है, बस एक में बोलेंगे बिना मिले और एक में बोलेंगे कि मिलकर, तो उसे बोलेंगे लैंगिक जनन। यानी कि जब 2 जीव या 2 जनन कोशिका आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करता है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। निर्माण करता है तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। अगला है देखो, अलैंगिक जनन के कई विधियां होती है। अलैंगिक जनन के कई विधियां होती हैं जिसमें सबसे पहला विधि का नाम है विखंडन। सबसे पहला विधि का नाम है विखंडन। पहला विधि का नाम क्या हो जाएगा, विखंडन। यानी कि जब कोई जीव अपने जीव शरीर को 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में विभाजित करके पूर्वज जैसे नए जीव शरीर का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। हमेशा टूटेगा कैसे, 2 बराबर भागों में। तो जब कोई जीव अपने जीव शरीर को 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग से नए जीव शरीर का निर्माण करता है उसे बोलते हैं विखंडन। उसे क्या बोलते हैं, विखंडन। दूसरा था मुकुलन। ऐसे विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये माइक्रो है, हमको इसको हमें शॉर्टकट कम चीज में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में लड़ाना है, इसलिए इसमें कुछ संक्षिप्त में डिफिनेशन बनाया गया। जो इंपॉर्टेंट है वही डिफिनेशन इसमें दिया गया है। दूसरा है मुकुलन। जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है। जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है। जिसे मान लिया जाए कि ये ऐसे बना हुआ है। उभरा हुआ का मतलब होता है कि उठल। जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है जिसको मुकुल या कली कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुकुल या कली कहते हैं। ये धीरे से विकसित होकर इससे अलग होकर नया हाइड्रीला का निर्माण कर लेता है। यानी कि जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। वह पूर्वज शरीर से अलग होकर पूर्वज जैसे नए जीव शरीर का निर्माण करता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। उस बालक तक जरूर भेज दें जिसका बायोलॉजी बढ़िया से नहीं हुआ है, या कोई बालक पढ़ भी चुका है तो उसको रिवीजन के लिए भेज सकते हैं। कहाँ तक हो गया, मुकुलन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला है कायिक प्रबंधन। कायिक के मतलब होता है शरीर। कायिक, पौधा में हम लोग शरीर नहीं शब्द यूज कर पौधा में हम शरीर के जगह पर कायिक शब्द यूज करते हैं। पौधा में शरीर नहीं यूज करके क्या यूज करते हैं, कायिक। तो ये है कायिक प्रबंधन। तो पौधे के किसी भी भाग से तना, पत्ती, जड़, याद रखना, पौधे के किसी भी भाग से छोड़ना है 3 चीज को। छोड़ना है किसको, बीज, छाल और पुष्प को। बीज, छाल, पुष्प को तना, पत्ती, जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण करना कुछ कहलाता है, कायिक प्रबंधन कहलाता है। कायिक प्रबंधन में कहा था, कायिक प्रबंधन पौधे के किसी भी भाग से जैसे तना, जड़, तना, पत्ती
द्वारा नए पौधे का निर्माण करना कायिक प्रबंधन कहलाता है। कायिक प्रबंधन कहाँ तक हो गया? कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन कहलाता है वैसा कायिक प्रबंधन जिसका निर्माण, देखो याद रखना है, कायिक प्रबंधन दो प्रकार का होता है। वैसा कायिक प्रबंधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है उसे प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कहते हैं। जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्राकृतिक द्वारा होता है। वैसा कायिक प्रबंधन जिसका निर्माण, देखो कायिक प्रबंधन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन और कृत्रिम कायिक प्रबंधन। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन उसको बोलते हैं जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, उसे प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो यहाँ हो जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन होगा। वैसा कायिक प्राकृतिक कायिक प्रबंधन, यहाँ देखो यहाँ है प्राकृतिक कायिक प्रबंधन। वैसा कायिक प्रबंधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है उसे प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। जड़ द्वारा क्या बोलेंगे? कुछ पौधों के जड़ों में अपस्थानी, कुछ पौधों के जड़ों में अपस्थानी कलिकाओं को उत्पन्न करने का क्षमता होता है। कुछ पौधों के जड़ों में अपस्थानी कलिकाओं का उत्पन्न करने का क्षमता होता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है। कुछ पौधों में अपस्थानिक कलिकाओं का उत्पन्न करने का क्षमता होता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है। कहने भाग्य जी, जड़ द्वारा कुछ पौधों के जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं का उत्पन्न करने का क्षमता होता है, ये हो गया जड़ द्वारा। फिर दूसरा विधि हो जाएगा इसमें तन द्वारा, कुछ पौधों के तनों में अपस्थानिक कलिकाओं का उत्पन्न करने का क्षमता होता है। फिर तीसरा हो जाएगा पत्ती द्वारा, सेम परिभाषा रखेंगे। देखो पौधा से पौधा उगाने के लिए दो प्रक्रिया होता है। एक होता है बीज से, एक पौधा में कुछ पौधा ऐसा होता है जिसके जड़ में, कुछ पौधा ऐसे होते हैं जिसके तने में, कुछ पौधा ऐसे होते हैं जिनके पत्ती में अपस्थानिक कलिका पाया जाता है, जिसको क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। तो तीनों परिभाषा लगभग सेम है। पहला था जड़ द्वारा, कुछ पौधों के जड़ में अपस्थानिक कलिकाओं का उत्पन्न करने का क्षमता होता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है, तो जड़ द्वारा हो गया। तना द्वारा, कुछ पौधों के तनों में अपस्थानिक कलिकाओं का उत्पन्न करने का क्षमता होता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है। पत्ती द्वारा, कुछ पौधों के पत्ती में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने का क्षमता होता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रबंधन। कौन कायिक प्रबंधन? कृत्रिम कायिक प्रबंधन, यानी कि वैसा कायिक प्रबंधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता हो या मानव के द्वारा होता हो। ऐसा कायिक प्रबंधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा होता हो उसे कृत्रिम कायिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे तने के कृत्रिम कायिक प्रबंधन कहते हैं, यह निम्नलिखित प्रकार के होता है। पहला कर्तन लगाना, पहला क्या है? कर्तन लगाना। पौधे के किसी भी भाग के छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? कर्तन। और जिससे उसको लगाकर नया पौधा विकसित करना कर्तन लगाना कहलाता है। कर्तन लगाने में पौधे के किसी भी भाग, जैसे तने के छोटे छोटे टुकड़े से नए पौधे का विकास करना, नए पौधे का निर्माण करना कर्तन लगाना कहलाता है। दूसरा है डाब या दाल लगाना। डाब या दाल लगाना, इस विधि में पौधे के छाल को छीलकर, इस विधि में पौधे के छाल को छीलकर मिट्टी द्वारा हटाकर मिट्टी द्वारा जड़ विकसित किया जाता है, जड़ विकसित किया जाता है। या दाब को बाहरी या डाल को बाहरी बल द्वारा मिट्टी में प्रवेश कराया जाता है, जिससे जड़ विकसित होते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। याद रखना, पहला बोले थे कर्तन लगाना, यानी कि पौधे के छोटे छोटे टुकड़े को कर्तन कहते हैं और उससे नए पौधा का विकसित करना कर्तन लगाना कहलाता है। दूसरा का था दाब या डाल लगाना। इस विधि में क्या करते हैं कि दो चीज होता है, या तो डाल को किसी बाहरी बल द्वारा मिट्टी में प्रवेश करा देते हैं जिससे जड़ विकसित होता है, या छाल या किसी भी डाल के छाल को छीलकर मिट्टी लपेट देते हैं, जिससे कुछ दिन के बाद वहां से जड़ विकसित होता है और उसको पौधों से अलग करके नया पौधा लगा देते हैं। तीसरा है पैबंद लगाना। पैबंद लगाना, कुछ लगाना, पैबंद लगाना। इसमें एक पौधे की कोई भी शाखा को किसी दूसरे पौधे के उतना ही मोटाई के शाखे के साथ जोड़ दिया जाता है। मान लिया जाए कि अगर मेरे पास आम के पेड़ है और मेरे पड़ोसिया में सेब के पेड़ है और दोनों के अगर शाखा बराबर है तो इसको भी आकार के काट के इसको हटा देंगे, ये वाला यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसमें इधर फरेगा आम और इधर फरेगा सेव, उसी को बोलते हैं पैबंद लगाना। यानी कि दो समान मोटाई के शाखा को काटकर बदल देना कुछ कहलाता है पैबंद लगाना कहलाता है।
पवन लगाना कहलाता है। आगे है उत्तक संवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम से जाना जाता है, सूक्ष्म प्रबंधन या उत्तक संवर्धन। सूक्ष्म प्रबंधन या उत्तक संवर्धन, पौधे के कोई भी भाग से कुछ कोशिका या उत्तक को निकालकर, पौधे के किसी भी भाग से कुछ कोशिका या उत्तक को निकाल के कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, हम लोग कभी भी पौधा से कुछ कोशिका या उत्तक को निकालकर पौधा नहीं बना सकते हैं, उसको हमेशा कहाँ लेके जाना पड़ेगा, प्रयोगशाला में। तो पौधे के किसी भी भाग से कुछ कोशिका को या उत्तक को निकाल कर कहाँ लेके जाएंगे, प्रयोगशाला में। और जब याद रखो, जब कोई भी कोशिका पौधा के अंदर है तो उसको पोषण चाहिए, और जब वही कोशिका को बाहर निकालेंगे तो उसको भी पोषण चाहिए, तो उसको कौन माध्यम में रखना पड़ेगा, पोषण माध्यम में रखना पड़ेगा, जिससे छोटे छोटे नए पौधे की प्राप्ति होती है, उसे सूक्ष्म प्रबंधन या उत्तक संवर्धन कहते हैं। फिर से सुन लो, पौधे के किसी भी भाग से कुछ कोशिका या उत्तक को निकालकर, पौधे के किसी भी भाग से कुछ कोशिका या उत्तक को निकालकर प्रयोगशाला में पोषक माध्यम में रखकर छोटे छोटे पौधों का निर्माण करना उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रबंधन कहलाता है। ये बिहार बोर्ड में 12th क्लास में आया हुआ प्रश्न है। उत्तक संवर्धन चलो हो गया। अगला है बीजाणु निर्माण। अगला विधि क्या है, बीजाणु निर्माण। तो यह समानता मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और शैवाल में पाया जाता है। बीजाणु निर्माण किसमें पाया जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और शैवाल में पाया जाता है। ये 4 गो जगत में पाया जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और शैवाल में पाया जाता है। बीजाणु निर्माण, बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है। बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है, याद रखना है, बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है। जब बीजाणु परिपक्व होते हैं तो बीजाणुधानी फट जाता है और सब बीजाणु बीजाणुधानी से बाहर निकल जाता है, जिसे बीजाणु निर्माण कहते हैं। अगला है कोनिडिया। क्या है, कोनिडिया। यह समानता कवक में पाया जाता है। बीजाणु निर्माण किसमें पाया जाता है, शैवाल में। ये कहाँ पाया जाता है, कोनिडिया। यह समानता कहाँ पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। यह समानता कवक में पाया जाता है, जैसे अस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम इत्यादि। इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है। यह समानता कवक किसमें, अस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम इत्यादि में पाया जाता है। इसका निर्माण कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। इसका निर्माण कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। कोनिडियोफोर को जो होता है, ये मान लिया जाए कि चल बीजाणु एक ऊपर छोटा छोटा कारत चल बीजाणु करें, ये मान लिया जाए कोनिडिया है, कुछ है कोनिडिया। तो इसको सबसे ऊपर जो छोटा छोटा बिंदी जैसा है, इसको बोलते हैं कुछ कवक। क्या बोलते हैं, कवक। यहाँ से यहाँ तक के संरचना को बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, कोनिडियोफोर के ऊपर। मिटाने वाला नहीं है। इसका निर्माण कहाँ होता है, कोनिडियोफोर के ऊपर। कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। कहने भाग गया, कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। फिर से सोचते हैं, यह समानता कवक में पाया जाता है, जैसे कवक का नाम हो गया अस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम इत्यादि में पाया जाता है। इसका निर्माण कोनिडियोफोर के ऊपर होता है, ठीक है। जब अब इसके बारे में अगर और जानेंगे तो यह गतिशील नहीं होता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा जाता है, और जब अनुकूल स्थिति में आता है तो वहां से कोनिडिया नया जमना स्टार्ट हो जाता है। अगला है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। लैंगिक जनन अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। पहला है लैंगिक जनन, पहले लैंगिक जनन की परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद अलैंगिक जनन के। तो लैंगिक जनन में हो जाएगा, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें निषेचन होता है। ये था लैंगिक। 2 2 3 3 हम लोग शॉर्टकट में इसको निपटाने की कोशिश की है, ताकि कम पेज में आसानी से 2 पेज में 16 लेसन हटाए हैं, इसीलिए थोड़ा काट काट के चले हैं। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर कुछ होगा। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, लैंगिक में 2 जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक में 1 जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, जैसे अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में हमेशा कुछ होता है। लैंगिक जनन में समसूत्री या अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है, और लैंगिक जनन में समसूत्री अर्धसूत्री दोनों होता है, और अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो 2-3 अंतर हम लोग याद रखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, जीवों में लैंगिक जनन के घटनाओं का वर्णन करें। जीवों में लैंगिक जनन की घटनाओं का वर्णन करें। ऊपर करो तो जीवों में लैंगिक जनन की घटनाओं का वर्णन करें। पहला है
निषेचन, याद रखना 3 घटना होता है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। यानी कि निषेचन से पहले होने वाली घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। इसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होता है। यानी कि निषेचन होने से पहले 2 काम होता है। पहला होता है युग्मक जनन होता है, उसके बाद होता है युग्मक स्थानांतरण। यानी कि निषेचन पूर्व घटना में 2 चीज, निषेचन होने से पहले 2 घटना घटेगा, एक होगा युग्मक जनन और एक होगा युग्मक स्थानांतरण। तो याद रखना है युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। दूसरा है निषेचन। दूसरा क्या है? निषेचन। युग्मक जनन के डिफिनेशन यहाँ पर नहीं ऐड किया गया है, लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक स्थानांतरण में क्या बोलेंगे कि जब नर युग्मक का मादा युग्मक निषेचन के लिए यानी कि युग्मनज बनने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आप लोग चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। दूसरा घटना है निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक स्थानांतरित होकर आपस में मिलते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक स्थानांतरित होकर आपस में मिलते हैं या युग्मक बनने या युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो निषेचन में क्या लिखेंगे? यह निषेचन। दूसरा नंबर पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक स्थानांतरित होकर आपस में मिलते हैं, इस घटना को निषेचन कहते हैं। तीसरा हो जाएगा निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद। तो इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन होकर युग्मक का निर्माण करता है। इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन युग्मनज कर निर्माण करता है। थोड़ा सा गलत लिखल है, सिंपल यहाँ लिखेंगे युग्मनज के पश्चात होने वाले घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। युग्मनज आगे चलकर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। क्या का निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। यहाँ पर ये होता, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है भ्रूणोद्भव क्या है? तो याद रखना है युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न है मोनोकार्पिक पादप और पॉलीकार्पिक पादप क्या है? मोनो के अर्थ होता है एक, अब पॉली के अर्थ होता है कई सारा, तो यानी कि कुछ पौधा या कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन की क्रिया करते हैं। जो पादप अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं उसे मोनोकार्पिक कहते हैं, और जो बार बार करते हैं उसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो मोनोकार्पिक की परिभाषा हो जाएगा वैसा पादप जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया करता हो, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक। एग्जाम्पल, धान अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देता है, गेहूं अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देता है, चना अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देता है। कुछ इसके बाद बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं, जिसे नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। नीला कुरंजी बांस 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। तो हम लोग याद रखेंगे मोनोकार्पिक में नीला कुरंजी और बांस, धान, गेहूं, इस पर हो जाएगा। मोनोकार्पिक पूरा जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। पॉलीकार्पिक वैसा पादप जो किसी विशेष मौसम में बार बार हर वर्ष पुष्पन की क्रिया करता है, उसे पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। चलिए, इतना मेहनत हम लोग करते हैं तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। अगला है भ्रूणोद्भव। आएंगे या युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगला है कि अंड क्या है? अंड परजक। एक होता है अंड परजक, यहाँ खाली अंड लिखा हुआ है, यहाँ होगा अंड परजक, एक होता है सजीव परजक। अंड परजक उसको बोलते हैं जो अंडा देता है, उसको क्या बोलते हैं? अंड परजक। अंडा देने वाले प्राणी को अंड परजक देखो लिखा हुआ है, अंड परजक का सजीव, ठीक तो है। अंड परजक वैसा प्राणी जो अंडा देता है। क्या देता है? अंडा देता है। अंडे देने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं? अंड परजक देते हैं। और दूसरा है सजीव परजक। दूसरा क्या है? सजीव परजक, यानी कि वैसे प्राणी जो भ्रूण का निर्माण मादा प्रजनन नली के अंदर करता हो। जो भ्रूण का निर्माण कहाँ करता हो? मादा प्रजनन नली के अंदर करता हो, उसको बोलते हैं सजीव परजक। क्या बोलते हैं? सजीव परजक।
अन्नपरजक में किसको बोलेंगे? जो अंडा देता है उसे अन्नपरजक कहते हैं। और जहाँ जो भ्रूण का निर्माण मादा प्रजनन तंत्र के अंदर करता हो उसे सजीव परजक हम लोग कहते हैं, सजीव परजक कहते हैं। अगला है मधचक्र। मधचक्र और ऋतुस्राव चक्र, कहने भाग गया। मधचक्र और ऋतुस्राव चक्र ये दोनों आता है, मधचक्र और ऋतुस्राव चक्र। यह याद रखना है, मधचक्र कहाँ होता है? नन प्राइमेट स्तनधारियों में। कहाँ होता है? नन प्राइमेट स्तनधारियों में। जबकि ऋतु चक्र होता है प्राइमेट जीवों में। कहाँ होता है? प्राइमेट जीवों में। मधचक्र कहाँ होता है? तो नॉन प्राइमेट, मधचक्र नॉन प्राइमेट और ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट जीवों में होता है। कहाँ होता है? प्राइमेट जीवों में होता है, स्तनधारियों में होता है। मधचक्र, मधचक्र मात्र कितना? 12 से 24 घंटे के लिए। कितना के लिए होता है? 12 से 24 घंटे तक होता है। मधचक्र के जीवन काल कितना होता है? 12 से 24 घंटे के लिए होता है। इस चक्र में रक्त का स्राव होता है, इस चक्र में रक्त का स्राव होता है। अगल का है ऋतुस्राव चक्र। यह चक्र कहाँ होता है? प्राइमेट जीवों में होता है। इसे लगभग कितना, यह चक्र कितना दिनों का होता है? 28 से लगभग 28 दिनों का होता है, लगभग 28। इसमें इस चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता, उल्टा गाली गा दिए। ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट जीवों में होता है, इस चक्र में रक्त का स्राव होता है, इस चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसमें रक्त का स्राव नहीं होगा और यहाँ रक्त का स्राव होगा। थोड़ा सा इसको सुधार लें। चलो अगला प्रश्न है, क्लोन क्या है? क्लोन क्या है? क्लोन का मतलब होता है, ठीक करो, जूम आउट करके जूम इन करो। अगला शब्द है क्लोन क्या है? तो जब दो जीव शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से, जब दो जीव शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के हूबहू हो, जब कोई जीव शारीरिक रूप से या आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के हूबहू हो, उसको क्या बोलते हैं? क्लोन। तो जब दो जीव शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के हूबहू हो उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। पुष्प का सचित्र वर्णन करें। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लेसन दूसरा। तो अभी तक हम जितना देखे थे वो बायोलॉजी का माइक्रो था, यानी कि 4 पेज में टोटल 16 लेसन का आज पहला लेसन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब बचा है हम लोग के पास 15 लेसन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आगे का लेसन चाहिए तो नीचे कमेंट में कर दें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें।